નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં વાત કરીશું કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલે આજે વડોદરાની મુલાકાતે છે અને વડોદરાની મુલાકાત એના માટે આવ્યા છે। વડોદરામાં એક એવોર્ડ કાર્યક્રમ યોજાવા જઈ રહ્યો છે। એની પહેલાં રામદાસ આઠવલે જે કેન્દ્રીય મંત્રી છે એમને પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાં સર્કિટ હાઉસમાં પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં શું કહી રહ્યા છે રામદાસ આઠવલે आप પણ સાંભળો। हाँ, तो बड़ौदा में तो एक अवार्ड फंक्शन है, यूथ अवार्ड फंक्शन के लिए मैं इधर आया हूँ। दादा साहब फाल्के नाम से एक संस्था है, उन्होंने आज यहाँ वो फंक्शन रखा है और उसके साथ साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी जो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है, वो स्टैचू को मैं देखकर अभी आया हूँ, इसीलिए थोड़ा आधा घंटा लेट हो गए। तो ये स्टैचू मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मतलब 182 मीटर का ये स्टैचू है। इतना बड़ा स्टैचू और किसका भी नहीं है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लेकिन उससे भी डबल ऊंचा ये स्टैचू है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़ा काम किया है, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, वो राज्य अपने संस्थान थे जो अपने इंडिया में नहीं थे, तो संस्थान भारत में विलीन करने का जो काम है, ये काम माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल एज ए होम मिनिस्टर उन्होंने किया था। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा के मतलब सरदार सरोवर के पास इतना बड़ा स्टैचू खड़ा करके देश के यूनिटी को और भी ज़्यादा मजबूत करने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, जो स्टार्टअप जो इंडिया है, तो मतलब पहले तो 5-6 साल पहले 500 उद्योग थे, लेकिन अभी मतलब कई उद्योग मतलब बढ़ गए हैं। और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से बेरोजगारी को ख़त्म करना है, अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है। इसी तरह का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने गुजरात के विकास के लिए काम किया और आज उनको देश का विकास करने का मौका मिला है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। एक विकास पुरुष के नाम से उनके तरफ देखा जाता है। और दुनिया में सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री के माध्यम से, दुनिया में जो भी मतलब प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, उनमें सबसे पॉपुलर व्यक्ति के माध्यम से मतलब उनका नाम पूरे दुनिया भर में आज है। तो हमें उनके बारे में बहुत बड़ा अभिमान है और हमें गर्व भी इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मतलब मजबूत करने का काम कर रहे हैं। दलितों का जो आरक्षण है उसको कभी भी मतलब धक्का नहीं लगाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मतलब देश का संविधान ये सरकार बदलेगी, दलितों का आरक्षण ये सरकार हटाएगी। इसी तरह का बकवास, इसी तरह का गलत प्रचार जो है, ये प्रचार विरोधी दलों के माध्यम से, कांग्रेस और विरोधी दलों के माध्यम से हो रहा है। तो उसमें मतलब हमारा कहना, दलितों को मेरा आह्वान है कि नरेंद्र मोदी जी दलितों के मित्र है, दलितों के लिए काम करने वाले नेता है। और आप लोगों ने देखा है, और वो मतलब बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जब वो यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनके जो सीएम का बंगला था, वहाँ एक बुद्ध की मूर्ति मतलब उसके अंदर जब हम एंट्री करते थे तो वहाँ बुद्ध की मूर्ति अपने को नज़र आती थी। अभी भी वो बुद्ध की मूर्ति है। गांधी नगर के मतलब मंत्रालय के बाहर भी गौतम बुद्ध की मूर्ति है। तो इसी तरह कहने का मतलब ये है कि शांति की दिशा से नरेंद्र मोदी जी जाना चाहते हैं। और इसीलिए मतलब नरेंद्र मोदी जी के साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। नरेंद्र मोदी जी ने मतलब जो
जो 7.5 पौने 8 सालों में काम किया है, तो उसमें मतलब मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये योजना 2014 में जो शुरू हुई और 2021 ख़त्म होते होते मतलब कम से कम 44 करोड़ 11,58,000 44 करोड़ 11,58,000 इतने लोगों के अकाउंट खुले हैं। और गुजरात में कम से कम 1,67,000 इतने अकाउंट पूरे गुजरात में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो योजना 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन देती है, विदाउट गारंटी विदाउट तारण ये लोन दिया जाता है। और इस मुद्रा योजना के अंतर्गत 15 से अभी तक कम से कम 32 करोड़ 35 लाख 62,000 32 करोड़ 35 लाख 62,000 इतने लोगों को मतलब लोन मिला है। और गुजरात में कम से कम 99 लाख 78,000 लोगों को लोन का फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, गैस सिलेंडर की योजना है, इस योजना के अंतर्गत मतलब 2016 से अभी तक कम से कम 8 करोड़ 98 लाख 62,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन अलॉट हुए हैं। और गुजरात में कम से कम 34 लाख 42,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मतलब मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है, उसमें कम से कम अर्बन के लिए 15 से अभी तक कम से कम 53 लाख 42,000 इतने लोगों को मकान मिले हैं शौचालय के साथ। और गुजरात में कम से कम 6 लाख 30,000 इतने लोगों को मकान मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल की है, इसमें पूरे देश भर में कम से कम 2 करोड़ 12 लाख 2 करोड़ 12 लाख 92,000 2 करोड़ 12 लाख 92,000 इतने लोगों को मकान में मिले हैं। और गुजरात में कम से कम 3 लाख 33,000 इतने लोगों को मकान मिले हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक है, आयुष्मान भारत योजना, इसमें हर साल में एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपए दवा के लिए ऑपरेशन के लिए दिए जाते हैं। और ये स्कीम 2018 में जो शुरू हुई थी और 3 साल में कम से कम 2 करोड़ 72 लाख इतने लोगों को 2 करोड़ 72 लाख इतने लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। और गुजरात में कम से कम 27 लाख 4,000 इतने लोगों को मतलब इसका फ़ायदा हुआ है। तो ये योजना चलती है। और ये योजना हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, जो इस कैटेगरी में बैठता है वो सबको इस योजना का फ़ायदा होता है। और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है। और इसीलिए अभी आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में तो बीजेपी कौन सी भी हालत में सत्ता में आएगी। खाली पंजाब में क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन पंजाब में भी ज़रूर वहाँ पंजाब में किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी नहीं। और वहाँ भी मतलब बीजेपी और अमरिंदर सिंह सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए 5 राज्यों में चुनाव जीतने की कोशिश ज़रूर अपनी बीजेपी की है। और रिपब्लिकन पार्टी का हर जगह पर बीजेपी को समर्थन रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जो पार्टी दूसरी छोड़कर बीजेपी में आए थे, ऐसे लोग वक्त पर रिज़ाइन देने का नाटक करके मंत्री पद का, एमएलए पद का रिज़ाइन देने का, इस्तीफा देने का नाटक करके मतलब पार्टी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें, जिस तरह 2017 में 312 सीटें बीजेपी की चुनकर आई थी, तो इस वक्त भी मतलब बीजेपी 300 सीटें पार करेगी। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह काम किया है, नरेंद्र मोदी जी बनारस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और पूरे देश भर में मतलब जो 5 राज्यों में चुनाव जीतने की कोशिश हमारी है। और मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये बीजेपी का साथ देने के लिए मतलब हमेशा उनके साथ है।
और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए है उसका प्रचार और प्रसार करने का काम मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया करती है। मेरी पार्टी गुजरात में भी हर ज़िले में मेरी पार्टी का यूनिट है और पार्टी बढ़ाने की कोशिश भी हमारी है। हमारी पार्टी में चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, सबको मतलब यहाँ मतलब न्याय देने का जो काम है, पार्टी में लेने का काम है, वो हमारे पार्टी का करती रहती है। और यहाँ जो पाटीदार का कम्युनिटी है, पाटीदार कम्युनिटी की मांग है कि भाई इनको ओबीसी में डालना चाहिए, तो रिपब्लिकन पार्टी उसका समर्थन करती है और पाटीदार कम्युनिटियों को ओबीसी में डालकर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी तरह की भी हमारी पार्टी की सूचना है, मांग है और उसके लिए ज़रूर मतलब हमारा मंत्रालय जो है, मंत्रालय उसके बारे में ज़रूर विचार करेगा। पाटीदार समाज के जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह की जो मांग पाटीदार कम्युनिटी की है उसका आरपीआई का पूरा समर्थन है और उनके लिए ज़रूर हम काम करेंगे। मेरा मंत्रालय जो है, मेरा मंत्रालय का 21-22 का बजट 1,26,239 करोड़ 1,26,239 करोड़ का था। अभी 1 फरवरी को बजट जो आएगा, इस बजट में भी हमारे मंत्रालय को मैक्सिमम मतलब पैसा देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी करेगी। और हमारा मंत्रालय सभी जातीय वर्गों को न्याय देने के लिए, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, दिव्यांगजन है, ओल्ड एज के लोग हैं, अनाथ लोग हैं, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए मेरा मंत्रालय काम करता है। और समाज के कम से कम 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसी तरह हमारी जो मंत्रालय जो है दिव्यांगजनों के लिए काम करता है, उनके लिए ईडी कैंप हम हर साल लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक बार बड़ौदा में और एक बार नवसारी में कैंप हुआ था और उसमें कम से कम 10-15 हज़ार लोगों को साहित्य बांटा था। तो इसी तरह ईडी कैंप के माध्यम से लाखों दिव्यांगजनों को मदद करने का काम हमारे मंत्रालय के माध्यम से होता है। ओल्ड एज होम हर ज़िले में देने का भी प्रस्ताव हम मंजूर करते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए जो आश्रम स्कूल होता है वो भी मतलब हम मंजूर करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड नाम की एक स्कीम है, उसमें 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक 75% लोन हमारे मंत्रालय के माध्यम से मिलता है। और शेड्यूल कास्ट के नौजवानों को उद्योगपति बनाने का काम जो है ये भी हमारे मंत्रालय के माध्यम से होता है। ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है ये इसमें कम से कम 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ जितना भी पैसा 4-5 साल के कोर्स को लगता है वो भी मतलब हमारे मंत्रालय की तरफ से हम देते हैं। हर साल हमारे मंत्रालय के पास 300-400 स्टूडेंट के एप्लीकेशन आते हैं, उसमें 100-150 लोगों को हम मतलब जिनके पेपर ठीक ठाक है, उनका इकोनॉमिकली जो नियम में बैठते हैं, ऐसे स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप मंजूर करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हर साल में सैकड़ों स्टूडेंट मतलब फॉरेन में जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी योजनाएं हमारे मंत्रालय के माध्यम से चलती है। और बीच में प्रधानमंत्री पंजाब में गए थे और पंजाब के सरकार ने बहुत बड़ी चूक की है, पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ी चूक की है। प्रधानमंत्री कोई पार्टी के होते नहीं है, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री को मतलब इसी तरह का सुरक्षा न देना कि उनके ज़िंदगी को बहुत बड़ा धोखा निर्माण हुआ था। और 20 मिनट तक प्रधानमंत्री वहाँ रास्ते में खड़े रहे, रास्ते में पूरा रोड जाम करके जानबूझकर मतलब वहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सभा स्थल पर जाने नहीं दिया और पुलिस ने उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं की। 1-1.5 घंटा पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से निकले थे बठिंडा से, तो उसके उतने टाइम में मतलब उनको पूरा रोड क्लियर करने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर, जो चन्नी वहाँ के मुख्यमंत्री है, इन्होंने जानबूझकर रोड रोकने का काम किया है। ये बात बहुत बड़ी गंभीर है। तो इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और जो जिस पुलिस अधिकारियों ने मतलब अनदेखी आती है, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उनको डिसमिस करना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है और प्रधानमंत्री जी के जीवन को कोई धोखा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी प्रधानमंत्री जी के पीछे ताकत से खड़ी है और दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
इसके लिए हर राज्य ने चिंता करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में इसी तरह की टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। जो कालीचरण जो हमारे साधु है, साधु ने महात्मा गांधी के बारे में जो टिप्पणी की है अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे साधु को अरेस्ट करना चाहिए, उसके मुताबिक उनको अरेस्ट कर दिया है। और महात्मा गांधी जी का योगदान आज़ादी में बहुत बड़ा रहा है। महात्मा गांधी जी गुजरात के तो थे ही थे, लेकिन वो महाराष्ट्र के भी थे। महाराष्ट्र के मतलब जब मुंबई प्रांत था, तो मुंबई प्रांत में पूरा गुजरात था, हमारा महाराष्ट्र भी उसमें था, मुंबई उसमें थी। तो मुंबई से भी महात्मा गांधी जी के संबंध बहुत अच्छे रहे। मनी भवन में महात्मा गांधी बहुत बार मतलब उधर आए हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी के बारे में हमें आदर है। अगर महात्मा गांधी जी ये जंग नहीं लड़ते थे तो शायद और भी 50-60 साल तक देश को आज़ादी नहीं मिलती थी। महात्मा गांधी जी ने ये संघर्ष शुरू किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसको सपोर्ट किया, और इसीलिए मतलब अपने देश को आज़ादी मिली है। तो गांधी जी पर इसी तरह की टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, उनको कठोर सज़ा होनी चाहिए। हाँ, गुजरात में तो चुनाव लड़ने का तो हम बीजेपी के साथ बात करेंगे। हमारी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हर ज़िले में हमारी पार्टी का यूनिट है, कार्यकर्ता है। तो हम देखेंगे कि अगर बीजेपी कुछ हमको 4-5 सीटें जो छोड़ती है तो बीजेपी के साथ हम रहेंगे। और बीजेपी हमारी मित्र पार्टी है, एनडीए में मुख्य पार्टी है। तो कुछ सीटों पर हम सीटें मांगने का कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या होता है। शिवसेना अपने कैंडिडेट को लड़ाने जा रही है और आरपीआई बीजेपी को आगे बढ़ाने जा रही है। तो इसीलिए अगर वो मतलब अगर सीट लड़ते तो वहाँ कोई शिवसेना ने इसके पहले भी सीटें लड़ी थी। 2017 में भी शिवसेना ने कुछ सीटें लड़ी थी, लेकिन उनका पूरा डिपॉजिट भी पूरा चला गया था। तो शिवसेना वहाँ यूपी में लड़ने से कोई हमें नुकसान नहीं है। हाँ, मतलब नेता के घर दलित लोग बहुत बार खाना खाते भी है, लेकिन जो अभी आपने देखा है कि भाई बीजेपी के तरफ से ये कोशिश है कि भाई हम दलितों को मानते हैं और दलितों के बारे में हमारे मन में श्रद्धा है, सहानुभूति है। और इसीलिए दलितों के घर जाकर खाना खाने का जो एक्सपेरिमेंट है जातीय व्यवस्था कम करने के लिए, वो बहुत बड़ा ज़रूरी है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में जाकर दलित के घर पर खाना खाया था। माननीय अमित शाह जी ने भी मतलब एक बार दलितों के मतलब खाना खाया था। तो ये बात सही है कि आपका जो कहना है कि भाई दलितों के घर खाना खाना, ये भी बात सही है। लेकिन दलितों को अपने घर में बुलाकर खाना का खिलाना, ये भी मतलब बीजेपी ने करना चाहिए। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता में आएगी भी नहीं, और अगर कोई राज्य में कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उनको कोई जनगणना करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार केंद्र सरकार का होता है। तो इसीलिए मोदी जी के हाथ में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है एनडीए की, और एक बार नहीं और 4-5 बार बीजेपी की सरकार आएगी। 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और कम से कम 5-6 बार तो बीजेपी की एनडीए की सरकार आएगी। उसके बाद किसकी सरकार आती है देखते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को वो कोई अधिकार नहीं रहेगा, उनकी सत्ता तो आएगी ही नहीं। और किसी राज्य में किसकी सत्ता आती है तो राज्य को अधिकार नहीं है। संजय राउत तो राकेश टिकैत को बहुत बार मिले हैं। मतलब संजय राउत का मिलने का ही काम है, जो हमारे विरोधी है उनको मिलने का काम ही वो करते हैं। अभी गुजरात में कांग्रेस के साथ वो जाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस ने साफ मना कर दिया और कांग्रेस ने अपनी लिस्ट अनाउंस की है। राकेश टिकैत ने अनाउंस किया है कि चुनाव लड़ना हमारा काम नहीं है, किसानों की समस्या हल करने के लिए आंदोलन करना ही हमारा काम है। तो राकेश टिकैत ने हम चुनाव नहीं लड़ेंगे इसी तरह का स्टैंड लिया है। तो महाराष्ट्र के बाहर कोई शिवसेना को पूछते नहीं है। तो इसीलिए राकेश टिकैत को मिलने से कोई शिवसेना को बिल्कुल फ़ायदा होगा नहीं, और वो मिलने में कोई दम नहीं है। नहीं, जनगणना का ऐसा है कि पहले से बहुत बार ऐसी मांग हुई है, लेकिन सरकार को कोई भी हो, सरकार का टेक्निकल मुद्दा ऐसा है कि अगर जाति के आधार पर जनगणना करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जाति व्यवस्था को खत्म किया है, तो उसको धक्का लगेगा। इसीलिए सरकार को लगता है कि भाई जाति के आधार पर जनगणना ना हो। लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से सरकार को हमारी मांग है कि भाई जाति के आधार पर जनगणना होने से जातिवाद बढ़ेगा, ऐसा हमको लगता नहीं है। जातिवाद कम भी हो रहा है, दलितों पर अत्याचार भी हो रहे हैं,
और जातिवाद गांव-गांव में आज भी नज़र आता है। तो इसीलिए जातिवाद खत्म होना चाहिए और सेंसस करने से जातिवाद बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना नहीं है। तो किसको ओबीसी में लेना है या नहीं लेना है, वो अधिकार हमारे मंत्रालय ने मतलब राज्यों को दे दिया है और इसके लिए हमने संविधान में संशोधन में हमने किया है और वो अधिकार राज्यों को दिया है। तो गुजरात राज्य सरकार को मेरा निवेदन है कि पाटीदार कम्युनिटी को ओबीसी में लेने का निर्णय जल्दी जल्दी ले, उसको हमारा पूरा समर्थन है। अच्छा, मतलब उसमें ओबीसी कम्युनिटी के ज़्यादा के कैंडिडेट है, तो मतलब ओबीसी का पॉपुलेशन देश भर में 52% है, ऐसा मानते हैं। सर कालेलकर आयोग का जो रिपोर्ट था उसके मुताबिक ओबीसी का पॉपुलेशन 52% मानते हैं, लेकिन ओबीसी की मांग है कि भाई हमारी पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा है, इसके लिए जाति के आधार पर या ओबीसी का जो जनगणना है ये हमारी जाति के आधार पर होनी चाहिए। तो रिपब्लिकन पार्टी की भी मांग ये है कि खाली ओबीसी की नहीं, तो सभी जाति की जनगणना जाति के आधार पर हो, ताकि ब्राह्मण कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, राजपूत कितने हैं, पाटीदार कितने हैं, ये जानकारी सभी देश को मिलेगी। तो इसीलिए आपका जो सवाल है कि भाई ओबीसी को ज़्यादा टिकट देने से बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा और जो जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उसका कोई नुकसान बीजेपी को होगा नहीं। बीजेपी ताकत से वहाँ लड़ेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता यहाँ बीजेपी को मिलेगी। 2017 में भी ऐसा ही वातावरण था, लेकिन बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। तो इसीलिए 300 पार सीटें करने का जो ऐलान बीजेपी ने किया है उसके मुताबिक उनको 300 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर अभी तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने नहीं गया है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का कोई बड़ा आदमी उधर नहीं गया है, क्योंकि वो उधर जाने के लिए डरता है। मतलब कांग्रेस पार्टी वाले इतना बड़ा स्टैचू देखकर उनको वहाँ जाकर चक्कर आएगी कि भाई इतना बड़ा स्टैचू है, मोदी ने इतना बड़ा काम किया है, तो उनको मालूम नहीं है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने उस स्टैचू को खड़ा किया है। यहाँ कोई पार्टी का विषय तो नहीं था, लेकिन देश को यूनाइट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कहना था कि नर्मदा नदी पर एक बड़ा डैम होना चाहिए, उसमें अभी कम से कम 10,000 लोगों को 10,000 गाँवों को पीने का पानी मिलता है, कम से कम 28 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन को एग्रीकल्चर को पानी में मिलता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इच्छा थी कि भाई ऐसा डैम होना चाहिए, तो इसीलिए उसी डैम पर ही मतलब वो स्टैचू इतना खड़ा है, इतना बड़ा स्टैचू है और लोगों को जाने की पूरी सुविधा है, देखने की पूरी सुविधा है और वहाँ लिफ्ट भी है। और इसीलिए मतलब ये स्टैचू बनाने के लिए कम से कम 3.25 साल लगे थे। तो कांग्रेस वाले नहीं जा रहे, अच्छी बात है, और लेकिन उन्होंने उनका नहीं जाना। मैं कांग्रेस का निषेध करता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू को नहीं देखने के लिए जाना एक गंभीर बात है और ऐसे कांग्रेस को मतलब सबक सिखाने का काम